नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। दिल्ली के बुराड़ी डीडीए मैदान में कपकपाती ठंड के बीच किसान डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वे हक मांगने आए हैं, भीख नहीं। उन्होंने एक स्वर में कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी हैं। देश को अन्न देने वाला किसान आज इस ठंड में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरा है। हम कानून वापस कराए बिना नहीं लौटेंगे। किसानों का कहना था कि घर के खर्च से लेकर बच्चों की पढ़ाई, बेटी का ब्याह और सब काम के लिए अपनी फसल की बिक्री पर ही किसान निर्भर है। लेकिन इन कानूनों के बाद वो पूरी तरीके से नियंत्रण अपना खो देंगे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। किसान यूनियन ने भी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार की ओर से बुराड़ी में प्रदर्शन करने का प्रस्ताव हम नामंजूर करते हैं। हम बिना शर्तें सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बुराड़ी ओपन जेल की तरह है और वो आंदोलन की जगह नहीं है। हमारे पास पर्याप्त राशन है और 4 महीने तक रोड पर ही बैठ सकते हैं। किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों से 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को बातचीत करेंगे। किसान यूनियनों को भी बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। देखिए, भारत सरकार किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे, ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। तो वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है। मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर और इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक, किसान यूनियन के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। लगातार जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कृषि मंत्री ने तो साफ कर दिया है कि अगर किसान यूनियन जिस तरीके से अगर माहौल क्रिएट करें बातचीत का, तो बातचीत होगी। नहीं, हमें कृषि मंत्री जी के बयान से ये तय नहीं हो पा रहा है कि माहौल किस तरह से बनाया जाएगा, बैंड बाजे लाए जाए या बारात निकाली जाए। देश का किसान 3 महीने से सड़कों पर है और 3 महीने में सरकार को दिखाई नहीं दिया। अब भी बातचीत के माहौल की बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हम तो बातचीत के लिए आज भी तैयार हैं। आप प्रस्ताव भेजिए, आप जगह बताइए, समय बताइए, हम अपना प्रतिनिधिमंडल भेज देंगे। बातचीत के लिए तो सर प्रस्ताव भेजा भी था। अमित शाह ने भी कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शांतिपूर्वक बातचीत की जाए। नहीं तो वहां कोई गोलियां थोड़ा चल रही हैं जी। देखिए, जब आंदोलन चलने से पहले डेलीगेशन मिलता है, देश की परंपरा रही है सरकार से। लेकिन जब कोई देश में बड़ी मूवमेंट हो जाती है तो सरकार से उच्चाधिकार प्राप्त एक डेलीगेशन जाता है, चाहे किसी भी सेक्टर का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, व्यापारी का हो, उनसे बातचीत की जाती है। सरकार तो बातचीत भी करना नहीं चाहती। लेकिन बातचीत के लिए वो तैयार हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अब माहौल किस तरीके का है? देखो फिर झंझट क्या है, मतलब मेरा ये समझ में बात नहीं आ रही कि सरकार कह रही कि बातचीत के लिए तैयार है, हम कह रहे हैं कि तैयार हैं, तो फिर बीच में दिक्कत क्या है? कंडीशनल वार्ता सरकार चाहती है कि पहले आप बुराड़ी जाइए, फिर हम बात करेंगे। बुराड़ी जाने से तो अच्छा हम पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे थे, वही ठीक। बिल्कुल, लेकिन ये भी है कि सर, बात तो ये भी है कि सरकार हवाला दे रही है क्योंकि आम आदमी परेशान हो रहा है। आवाजाही सरकार को तब दिखाई नहीं दिया कि लाखों किसान सड़कों पे है, क्या किसान परेशान नहीं होता? दिवाली किसान ने सड़कों पे बनाई, क्या उसको उसकी परेशानी दिखाई नहीं देती? और जो परेशान है वो हमारे भाई हैं, वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और ये भी है कि 3 दौर की ऑलरेडी वार्ता हो चुकी है। तो जब 3 दौर की सरकार ने बातचीत की थी, उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया? नहीं, बातचीत का मतलब क्या होता है? बातचीत का मतलब होता है कि 2 बात आपकी सुनी जाएगी, 2 हमारी सुनी जाएगी, बीच का जो निष्कर्ष होगा उस पर बातचीत होगी।
जो वार्ता अब तक हुई है उसमें तो नरेंद्र तोमर कृषि बिल के फायदे समझा रहे हैं हमको। तो ये थोड़ा है कि जो नरेंद्र तोमर कहेंगे वही हम मान लेंगे। बिल्कुल, तो लेकिन इसमें तो हम अगर पागल नहीं है। हमारा बिल्कुल एक सवाल है कि जो आप अमेंडमेंट लेकर आए हो, किसान कुछ नहीं आपसे मांग रहा। आप देश में एमएसपी घोषित करते हो, सुरक्षा कवच के रूप में हम सिर्फ सेफगार्ड मांग रहे हैं कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। और जो ये 3 बिल हैं, इन 3 बिल में जो किसान के हित की बातें हैं उनमें अमेंडमेंट किया जाए। हमारी छोटी सी लाइन है, सरकार वहीं से लिख के एक प्रेस नोट जारी कर दे कि हमने एमएसपी को कानून बना दिया और इन बिलों में हम किसानों से बैठ के बात कर लेंगे, जो उनके हित की बातें हैं उनको ठीक कर लेंगे, तो हम अपने घर चले जाएंगे। हमारा तो बातचीत में क्या है, बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है कि जब तक देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं बनेगा, ये किसान आंदोलनरत रहेंगे। दूसरा मेरा ये कहना है कि सरकार होती है, उसको अपना देखना होता है असेसमेंट क्या है। सरकार अगर किसानों की परीक्षा लेनी चाहती हो तो देश का पूरा किसान एकजुट है, भले वो फिजिकल रूप से दिल्ली में ना आ पा रहा हो। तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, सब जगह का किसान देख रहा है कि देश की दिल्ली में किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसान दिल्ली में नहीं जा सकता है। तो इनको उसका एहसास हो जाएगा, जब चुनाव आएंगे तो इनको पता लग जाए। बिल्कुल, लेकिन सर अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि सरकार बिल्कुल अब तक आंदोलन की एक सीमा होती है। सरकार बात नहीं मानेगी, सरकार अगर एरोगेंट होगी और सरकार अगर लोकतंत्र में भी किसी से वार्ता नहीं करना चाहेगी, समाधान नहीं करना चाहेगी, तो सरकार बह जाती है। रेत की दीवार होती है सरकार, तो वह भरा के गिर जाएगी। बिल्कुल। और सर बातचीत बहुत सारी बात करी, इसी के साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री खुद ये भी कह रहे हैं कि बातचीत से ही हल निकलेगा और किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि आप बातचीत करिए सरकार से। तो फिर क्या परेशानी आ रही है? नहीं, हमने कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर अभी हमारे पास ये न्योता आता है कि 12 बजे आपको प्रधानमंत्री जी से बात करनी है, तो हम एक डेलीगेशन भेज देंगे, किसान चले जाए। हमें जगह और स्थान तो बताएं। सर जगह स्थान तो बताया है, मैदान बताया साफ तौर पर, वहां जाइए। आपकी तो सारी व्यवस्था भी कर रही है सरकार ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा है कि सभी व्यवस्था है वहां पर, आप जाइए, बातचीत करिए। तो वहां भी डेलीगेशन भेज देते हैं। तो अभी तक कब तक चलेगा सर? क्योंकि ऐसे तो चलता ही रहेगा, ठंड इतनी बढ़ रही है और कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो आपके साथ में, किसानों के साथ में वहां पर मौजूद हैं, उनको भी काफी परेशानी हो रही है। नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बच्चे हमारे साथ खेत में काम करते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर में खेत में जाते हैं, तो बच्चे भी तो हमारे ही हैं, किसान हैं। वो तो आज से सीखेगा तो कल किसान बनेगा। वो तो हमारे साथ खेत पे खड़ा होता है रात के 10 बजे भी, सर्दी में। जी ठीक है सर। हमारा खाना लेके जाता है, तो उसको तो वो तो ट्रेंड है। वो पूरे देश का जो है अन्नदाता ऐसे ही नहीं होता किसान, उसका तो पूरी फैमिली काम करती है खेत पे, उसकी पत्नी भी जाती है, उसके बच्चे भी जाते हैं आंदोलन में, हमारी माताएं बहनें भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुक्रिया। तमाम हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े थे किसान यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी, जिन्होंने तमाम अपनी बातों को सामने रखा था। क्योंकि किसान बुरी तरह से अभी परेशान हैं, कपकवाती ठंड में वो दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है और उनसे बातचीत को तैयार नहीं है। किसान बोल रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचेंगे। यहां पीएम मोदी देव दीपावली महोत्सव में हिस्सा लेंगे और लेजर शो भी देखेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। पीएम राजघाट पहुंचेंगे और 5 बजे दीप जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। इसके बाद घाट पर 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। वहीं पीएम मोदी पावन पथ वेबसाइट का भी लोकार्पण करेंगे। देव दीपावली के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी 6 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। ये सड़क वाराणसी को प्रयागराज से जोड़ेगी। इस सड़क के निर्माण में 2447 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस सड़क के खुलने के बाद वाराणसी प्रयागराज की दूरी तय करने में 1 घंटे का कम समय लगेगा। बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 55,000 स्क्वायर मीटर में बन रहे इस कॉरिडोर का भव्य स्वरूप अब दिखने लगा है। काशी विश्वनाथ धाम अब राजस्थान और मिर्जापुर के
गुलाबी पत्थरों से सजने भी लगा है। तराशे गए करीब 65,000 क्यूबिक फीट गुलाबी पत्थरों की पहली खेप पहुंचने के बाद अब भी तेजी से काम चल रहा है। और इसी के साथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पर वो सभी कार्यों का जायजा भी लेंगे और इसी के साथ में राष्ट्र को 6 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का भी लोकार्पण करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आपको बता दें कि ये सड़क 2,447 करोड़ की लागत से बनाई गई है और इस सड़क के खुलने के बाद काफी ज्यादा जो परेशानी थी वो कम होगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, पूरी तैयारी है, वाराणसी में आज पीएम का दौरा है, कैसी तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र काफी आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद पहला ऐसा दिन है जब मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और पीएमओ कार्यालय के जो कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ है उसके अनुसार लगभग 6 घंटे पीएम मोदी आज काशी में रहेंगे। 15 लाख चीजों से आज देव दीपावली मनाई जाएगी काशी में और कहीं न कहीं एक सब आयोजन होगा, लेजर शो होगा, वही लाइटिंग होगी, वही लेजर शो होगा जो अयोध्या वासियों ने देखा था, आज काशी वासियों को देखने को मिलेगा। इसके साथ ही लोग सारनाथ कॉरिडोर का भी निरीक्षण करेंगे जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही प्रयागराज और वाराणसी, संगम की नगरी प्रयागराज और गंगा की नगरी काशी की दूरी कम करने के लिए जो एक नेशनल हाईवे बनाया गया है उसको भी समर्पित करेंगे राष्ट्र के नाम। कहीं न कहीं सीधे तौर पर एक बड़ा लाभ काशीवासियों को होगा क्योंकि इसका निर्माण होने के बाद से जो दूरी है वो काफी घट जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। ये पहली बार होगा कि गंगा घाटों के अलावा जो रेती है यानी कि जहाँ पर रेता जैसी जो टापू होते हैं उनको सजाया गया है। लगभग 4 लाख दियों से रेती सजाई जाएगी और इसका जिम्मा बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। कई शिक्षक इस काम में लगे हैं जो आज रेती को भी जगमग करेंगे। आज चंद्रकार के रूप में घाट है काशी के और आज जो पूरी चंद्रकार के रूप में जो घाट है वो जगमग होगी, दीपों से लेजर शो होंगे। पीएम मोदी वहाँ सभी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पहले वो बोट के माध्यम से पूरा लोकार्पण करेंगे, देखेंगे और जो छवि होगी, जो दिए जलेंगे, जो देव दीपावली मनाई जाएगी उसको निहारेंगे। उसके बाद में सारनाथ जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है वहाँ का निरीक्षण करेंगे और लेजर शो भी देखेंगे। उसके बाद उनके तमाम कार्यक्रम है, कई लोगों से उनको मिला, 2 जनसभाएं भी संबोधित करेंगे। 6 घंटे का कार्यक्रम। उसके बाद वो सड़क मार्ग से बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पूरे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। जी, और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पर पीएम का भी दौरा, इसी के साथ में उनके साथ सीएम भी खुद रहेंगे, तो फिर बहुत ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम किस तरीके का भी किए गए हैं? पूरी तरीके से काशी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और 5 लेयर है सिक्योरिटी लेवल की जिनको बनाया गया है और लगभग 50 ज्यादा आईपीएस है जो पूरी टीम के हिस्से हैं। इसके साथ ही जो पैरामेडिकल कमांडो है, पैरामिलिट्री कमांडो है, सेंट्रल की जो यूनिट है और जो एनर्जी कमांडो है, मिट्टी की जो यूनिट है, इनकी कंबाइंड एक ऑपरेशन है और सीधे तौर पर कहीं न कहीं पीएम की सिक्योरिटी को लेकर के सबसे कमांडो तैनात है। शादी वर्दी में भी पुलिस वाले मार्केट में है और इसके साथ ही कई ऐसी जगह है, कई ऐसे रास्ते हैं जिसको आज आम जनता के लिए बंद किया गया है। कहीं न कहीं पीएम की सुरक्षा को देखते हुए जो 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है उसमें लगभग हजारों पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और इसके साथ ही दिल्ली जो फोर्स आई है, जो पैरामिलिट्री कमांडो आए हैं और एनर्जी कमांडो है, ये कंबाइंड सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं और सीधे तौर पर कहीं न कहीं आज कई ऐसे रास्ते काशी में होंगे जो काशीवासियों के लिए कुछ देर के लिए बंद होंगे। पीएम की सिक्योरिटी को देखते हुए एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया है, पीएम जब एयरपोर्ट आने वाले होंगे उससे पहले ही वो एरिया बंद कर दिया जाएगा और जब तक पीएम काशी में मौजूद रहेंगे अस्सी घाट सारनाथ से लेकर के जो घाटों का इलाका है ये पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया है। यहाँ आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं होगी। जी पुनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है
राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के महामारी काल में सभी को बेसब्री से कोरोना के वैक्सीन का इंतजार है। कई वैक्सीन पर काम भी चल रहा है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। वो कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने में जुटे वैज्ञानिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू होंगे। इसी बीच में तमिलनाडु के एक चेन्नई में परीक्षण के दौरान कोविशील्ड टीका लगवाने वाले 40 साल के व्यक्ति ने वर्चुअल न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन और सोचने समझने की क्षमता में कमजोर होने की शिकायत की है। उसने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ अन्य को कानूनी नोटिस भेजकर 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है और साथ ही उन्होंने टीके का परीक्षण रोकने की भी मांग की है। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ने मरीज के आरोपों को खारिज किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा, हमारी मरीज के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन वैक्सीन ट्रायल और उसके खराब स्वास्थ्य का आपस में कोई संबंध नहीं है। वह बेवजह अपनी खराब होने की सेहत के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसके अलावा कंपनी ने गलत आरोप लगाने को लेकर भारी भरकम जुर्माना वसूलने की भी धमकी दी है। आपको बता दें कि कोरोना के काल में देश में कई वैक्सीन पर काम चल रहा है और कई वैक्सीन करीब करीब अपने आखिरी पड़ाव में चल रही हैं। सभी को वैक्सीन का बेसब्री से भी इंतजार है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों से चर्चा कर रहे हैं। संवाददाता राजीव तिवारी इस पर अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, वैक्सीन पर लगातार ट्रायल चल रहा है, आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी वैज्ञानिकों से बातचीत करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आज कह सकते हैं एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, दूसरी तरफ वैक्सीन का इंतजार लोग बाग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आ सकती है भारत के अंदर। मगर बात करें आज जो वैज्ञानिकों से बातचीत होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो देखना होगा कि वैक्सीन के बारे में वो समझने की कोशिश करेंगे वैक्सीन किस हद तक कारगर हुई है या फिर उसमें जो ट्रायल चल रहे हैं वो कितने हद तक कारगर हैं और वैक्सीन कब तक मार्केट में मिल सकती है। और बिल्कुल राजीव, ये भी है बात कि प्रधानमंत्री मोदी कल भी गए हुए थे, कई सारे जो कि जहां पर रिसर्च सेंटर्स हैं उनका उन्होंने दौरा किया था, तो उसमें क्या कुछ अहम पहलू रहे थे? देखिए, बिल्कुल बता दें, अहम पहलू की बात करें तो कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है वो वैक्सीन अभी तक ट्रायल बेस पे है और लास्ट चरण पे चल रही है और कहीं ना कहीं उम्मीद यही जताई जा रही है कि वैक्सीन जल्द से जल्द मिल सकती है। मगर बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वैज्ञानिकों से बातचीत की जा रही है ताकि वैक्सीन के बारे में जानकारी जुटाई जा सके कि वैक्सीन किस हद तक कारगर हो रही है और कितने ट्रायल हो चुके हैं और कितनी वैक्सीनें बन सकती हैं, क्योंकि किस समय के अंदर जनता तक मुहैया हो पाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से वैज्ञानिकों की तरफ से अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि वैज्ञानिक अभी संतुष्ट है कि वैज्ञानिक लगभग आखिरी पड़ाव पर है और लगभग वैक्सीन मिलने के लिए यानी कि जो समय है वो लगभग अगस्त तक मार्केट के अंदर आ जाएगी और लगभग वैक्सीन सबको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से वैज्ञानिकों की, वैज्ञानिक अभी भी कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि कोई भी चूक ना हो सके, क्योंकि वैक्सीन बनने के बाद में अगर चूक होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। इसीलिए वैज्ञानिक भी कोई भी चूक करना नहीं चाहते हैं और सरकार भी कोई चूक करना नहीं चाहती है। यहाँ तक कि इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर चीज पर गौर कर रहे हैं ताकि वैक्सीन जल्द से जल्द मिल सके और वैक्सीन का जो ट्रायल है वो किसी को भी कोई नुकसान ना दे सके। जी बिल्कुल, लेकिन राजीव इसी बीच में एक और ऐसी खबर सामने
गई है, जिसमें कि कोविशील्ड एक वैक्सीन है जिसका एक टीका लगाया गया था व्यक्ति को, 40 साल का वो था। उसने ये आरोप लगाया कि वैक्सीन खराब है और उस वैक्सीन लगने के बाद से उसमें काफी ज्यादा जो मेंटली बदलाव है वो आए हैं। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से वैक्सीन के ऊपर जो कह सकते जो टीकाकरण हुआ था जो व्यक्ति का, और उस व्यक्ति ने एकदम कह सकते हैं जो केस भी कर दिया, यहाँ तक कि जो टीका लगाया गया उसके माइंड में ऐसे कुछ सिम्टम आए हैं जिसकी वजह से उसके दिक्कतें हो रही हैं। मगर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन के ट्रायल की, तो ट्रायल में कई बार इस तरीके के सिम्टम हो जाते हैं, मगर इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, वैक्सीन जिन्होंने बनाई थी वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ये ट्रायल है, इसके अंदर कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। मगर हाँ, उम्मीद फिर भी यही जताई जा रही है कि कोई भी लापरवाही ना हो या कोई भी सिम्टम ऐसा ना रह जाए किसी के वैक्सीन से कोई नुकसान हो। मगर बात करें जिस तरीके सरकार की, सरकार हर कदम फूक पर रख रही है ताकि किसी को भी कोई दिक्कतें ना आए। बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की, और वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके, क्योंकि सरकार के साथ साथ जनता भी वैक्सीन का इंतजार कर रही है। जी राजीव, बात तो ये भी, एक तरफ वैक्सीन भी चल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ में कोरोना के मामले भी काफी ज्यादा बढ़ तो रहे हैं। अब इस पर जिस तरीके से जनता थोड़ी सी लापरवाही बरत रही है, अब जनता बोल रही है ठीक है वैक्सीन आ जाएगी तभी कोरोना का टीका लग जाएगा, उससे पहले काफी ज्यादा लापरवाही भी देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल बता दें, लापरवाही जरूर देखने को मिली थी जनता की तरफ से, मगर अब कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक होती नजर आ रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी अगस्त तक यानी कि वैक्सीन आने तक टाइम है, और उसके पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना कितना जरूरी है। मगर सरकारों ने भी कोशिश की है जनता को जागरूक करने की, और जनता जो लापरवाही कर रही थी अब जागरूक होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ तक कि जो केस घटने लगे हैं, यानी करोड़ पेशेंटों की जो गिनती अब घटने लगी है, लगभग 5000 के करीब नीचे का 24 घंटे का जो आंकड़ा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब जनता के लिए भी राहत दे रहा है। और जनता इसी तरीके से अगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का और सैनिटाइजर का या फिर साबुन से हाथ धोने का ये प्रक्रिया अपनाती रहेगी, तो शायद कोरोना पेशेंटों की गिनती और ज्यादा घट सकती है, क्योंकि 3000 के करीब नीचे आने की आशंका जताई जा रही है कि लगभग सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा ये इसी तरीके से बढ़ता रहा और टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ती रही और इलाज का ये जो तरीका है वो बढ़ाते रहे, तो कहीं ना कहीं जो टेस्ट कह सकते हैं जो रिपोर्ट आएगी, यानी कि कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो घट सकती है। मगर अब आंकड़े यही नजर आ रहे हैं कि आंकड़े जो घटाने वाले नजर आ रहे हैं, और सरकार यही उम्मीद कर रही है कि जनता और थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। बिल्कुल, और राजीव ये भी है, वैक्सीन चल रही है, सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष यही कह रहा है कि सरकार ने कोरोना के काल में भी पैसे कमाए, अब जब वैक्सीन आ रही है उसका भी उस सरकार का प्लान है कि वैक्सीन के जरिए जनता से पैसे ऐंठे जाएं। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, मगर उसमें भी टाइम है। मगर बात करें वैक्सीन बेची जाएगी या फ्री मिलेगी, इस पे अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि वैक्सीन सबको मिलेगी, मगर किस रेट पे मिलेगी या फिर बिल्कुल 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 राजीव, ये बात तो बहुत बड़ा सवाल है कि वैक्सीन कब तक आएगी और किन किन को वैक्सीन दी जाएगी, किसको फ्री मिलेगी, किसको कितने रेट पे मिलेगी, बहुत सारे सवाल हैं। और इसी के साथ में राजीव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना की वैक्सीन का सभी को इंतजार है और इस पर काम भी चल रहा है। इसी के साथ में इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।